हम एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ही स्लो होती है, जो कि हमारी बॉडी में खुद से एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करती है। तो होता क्या है, नॉर्मली अगर कोई पैथोजन है जो हमारी बॉडी में एंट्री लेगा तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन या उसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है बनने की। तो वो प्रोसेस जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है और एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन कर रहे हैं ताकि डिफेंस कर सकें, ताकि बाहर से आए हुए किसी भी माइक्रोब से हमें बचा सकें, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। मान लीजिए किसी को कॉमन कोल्ड हो गया है, तो जो वो वायरस है जिसने कॉमन कोल्ड करवाया है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर हम मेडिसिन नहीं लेंगे, मतलब प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ अगर हम बाहर से नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि जो वो कॉमन कोल्ड हमारा जो 2 दिन के अंदर ठीक हो सकता था, वो 4 या 5 दिन तक चलता रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो कैसी होती है, वो स्लो होती है। मीन्स ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगी, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। कैसी होती है ये? लॉन्ग लास्टिंग होती है। क्योंकि जब हम बाहर से कुछ भी मेडिसिन लेते हैं तो हमको थोड़े टाइम के लिए तो बहुत अच्छा फील होता है, जो हमारा कोल्ड कफ या जो हमारी तबीयत है वो तो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं, जिस एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर ही फॉर्म होती है, तो वो इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है। अब जो दूसरी है वो पैसिव इम्यूनिटी है, उसके अंदर क्या होता है, उसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं। जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती है वो इंट्रोड्यूस की जाती है हमारी बॉडी के अंदर। इसका एग्जाम्पल दे रखा है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी होती है IgA, और वो जो कोलेस्ट्रॉम है वो मदर की बॉडी के अंदर बनता है। तो मिल्क सिक्रेशन तो मदर करती है, तो मदर की बॉडी से वो मिल्क कहाँ जा रहा है, बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर। तो एक तरीके से बच्चे को तो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ मिल रही है ना। तो इस तरीके की जो इम्यूनिटी होती है उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। लेकिन जैसे एक्टिव वाली लॉन्ग लास्टिंग थी, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करेंगे हम। वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली जब हम किसी भी पैथोजन के एक्शन से अपनी बॉडी को बचाना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन करवाई जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पोलियो वायरस। और पोलियो की जो वैक्सीन है वो हमने, जो उसकी दवाई होती है वो हमने हमारी लाइफ में कभी ना कभी सभी ने पी होती है। तो बेसिकली पोलियो की वैक्सीन क्यों दी जाती है? पोलियो करवाने के लिए जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, वो एक वायरस है। और हमेशा ये होता है कि जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो एबनॉर्मलिटीज़ करवा देगा, लेकिन हम तो उससे बचना चाहते हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वो वायरस जो कि रिस्पॉन्सिबल है पोलियो करवाने के लिए, उसको हम कर देते हैं हीट किल करके। इसी ही वायरस को एंटीबॉडीज़ के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है और बच्चों को वो ड्रॉप्स दी जाती है। अब ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो हमको नुकसान भी तो पहुंचा सकता है ना। पर अब वो नहीं पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि वो लिविंग नहीं है, उसको हमने क्या कर दिया, हीट किल कर दिया। होता क्या है, हमारी इम्यूनिटी के अंदर एक्वायर्ड बेस्ड मेमोरी होती है और वो टारगेट स्पेसिफिक होती है। तो जब ये हीट किल्ड वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो इसके अगेंस्ट क्या होगा, एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा और वो स्लो होगा। लेकिन रियल में जब पोलियो का वायरस हमारी बॉडी के अंदर आएगा जो कि लिविंग होगा, तो हमारी बॉडी उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्स देगी, सेकेंडरी रिस्पॉन्स देगी, जो कि फास्टर होता है। और वो इस तरीके से आपको पोलियो की बीमारी से बचा सकता है। तो जो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड की जा रही है बीमारी होने से पहले, तो वो जो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ है उसको हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है किसके लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए। इसका अगर दूसरा एग्जांपल ले तो जो ये एंटीटॉक्सिन्स होते हैं, मतलब सांप का जो जहर होता है उससे भी अपने आप को बचाने के लिए एंटीटॉक्सिन्स दिए जाते हैं। तो वो भी किसका एग्जांपल है, पैसिव इम्यूनाइजेशन का ही एग्जांपल है, जिसमें हमने एग्जांपल किसका लिखा है, स्नेक विनोम का। साथ साथ में कौन सी इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल है ये, पैसिव। पैसिव का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जब हम रेडीमेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो पैसिव इम्यूनाइजेशन होगा। पोलियो नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियाँ जिसके लिए हम वैक्सीनेशंस को देते हैं। जैसे इसमें आप हेपेटाइटिस बी का एग्जांपल ले सकते हो। तो जो ईस्ट है वहाँ से हमने वैक्सीन को निकालना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर हमने किस किस के बारे में बात की, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में और इम्यूनाइजेशन के बारे में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एलर्जी। अब एलर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो बेसिकली एलर्जी में क्या होता है, जब भी हमारा इम्यून सिस्टम अजीबोगरीब तरीके से रिस्पॉन्स करता है जो कि नॉर्मल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको नॉर्मली देखे तो हमको छींक आती है 1 बार या 2 बार, लेकिन किसी सर्टेन फैक्टर के, केमिकल के या किसी भी पार्टिकल के कांटेक्ट में आने पर हम 20 बार 12 बार छींक रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर केमिकल से हमें क्या है, एलर्जी है। अब वो कोई पार्टिकल हो सकता है, वो कोई सब्सटेंस हो सकता है। इसमें हम डस्ट पार्टिकल का एग्जांपल ले सकते हैं। और होता किसकी वजह से, ये एलर्जन की वजह से होता है। एलर्जेंस क्या होते हैं, एलर्जी कॉजिंग पार्टिकल्स। एलर्जी करवाने वाले पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एलर्जेंस कहते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे तो इसमें एनिमल डेंडर्स हो सकता है,
डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं और पॉलन ग्रेन से भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, जिसको बोला जाता है हे फीवर। तो ये हो गए यहाँ पर आपके एलर्जेंस जो कि क्या करवाते हैं, एलर्जी करवाते हैं। अब मान लो कि हम पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में आ गए और हमको बार बार छींक आ रही है, तो अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे स्पेशलाइज सेल्स हैं विच आर कॉल्ड मास्ट सेल्स। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि मास्ट सेल्स का क्या रोल है। तो जो मास्ट सेल्स होते हैं वो किसी भी एक स्पेसिफिक एलर्जन के कांटेक्ट पर आने पर कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जैसे कि हिस्टामिन, एंटी सीरोटोनिन। इन केमिकल्स को सिक्रीट किया जाता है बाय द मास्ट सेल्स। अब ये पूछा जा सकता है कि कौन सी एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं एलर्जी के समय, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी, IgE। अब हम एलर्जी से कैसे बच सकते हैं? तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन मास्ट सेल से रिलीज होने पर अजीबोगरीब रिस्पॉन्स करवा रहे हैं, तो अगर हम इसको एंटी हिस्टामिन या एंटी सीरोटोनिन दे दें तो उससे हम एलर्जी से बच सकते हैं। तो एलर्जी से बचने के लिए हम एंटी हिस्टामिन या एंटी सीरोटोनिन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट, ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनकी एक खासियत है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैं बात कर रही हूँ लिम्फोसाइट्स की या फिर एंटीबॉडीज़ की। वो क्या कर सकते हैं, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम हायर ऑर्गेनिज्म से और हमारे जो सेल्स है वो काफ़ी डेवलप है, तो हमारे अंदर क्या एबिलिटी होती है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। लेकिन किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या म्यूटेशन की वजह से हमारी बॉडी की जो सेल्स है उनकी वो एबिलिटी सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट करने की, ये एबिलिटी अगर लॉस हो जाती है तो इम्यून सिस्टम गोज आउट ऑफ ट्रैक। जो नॉर्मल फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम का वो नहीं हो पाएगा और हमारा इम्यून सिस्टम किसी और ही डायरेक्शन में चला जाएगा, जिस वजह से जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर जो बनेंगी वो अपनी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी, और उसी को हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि हमारी सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है डिफ्रेंशिएट करने की, किसको, सेल्फ और नॉन सेल्फ को। लेकिन अगर ये एबिलिटी लॉस्ट हो जाए तो क्या होगा द इम्यून सिस्टम गोज आउट ऑफ ट्रैक। इस वजह से ये होगा कि जो नॉर्मल फंक्शन चल रहा था हमारे इम्यून सिस्टम का वो नहीं होगा, और जो एंटीबॉडीज़ थी वो सेल्फ सेल्स को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देगी। और इस ऑटो इम्यूनिटी की जो डिसीज़ है, या इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर मैं बोलूँ, इसका एग्जांपल आपकी बुक के अंदर भी गिवन है, यूनेटॉइड्स आर्थराइटिस, जो जोड़ों में दर्द वर्द हो जाता है। तो इस तरीके की बीमारी होती है जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम रहता है वो आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है। अब हम लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। अब ये जो ऑर्गन है ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है उनका जो मेन फंक्शन होता है वो है फॉर्मेशन और मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। जिसमें फॉर्मेशन और मैचुरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का, उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला हो गया यहाँ पर बोन मैरो। अब लिम्फोसाइट्स कौन कौन से होते हैं, कितने तरीके के लिम्फोसाइट्स पढ़े हमने? 2 टाइप्स के, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पर हम दोनों के बारे में बात करेंगे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में। तो बोन मैरो के अंदर फॉर्मेशन तो दोनों की होती है, तो फिर यहाँ पर जो दूसरा जो ऑर्गन है उसकी क्या सर्विस है, जिसका नाम है थाइमस। क्योंकि बोन मैरो के अंदर बी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन और मैचुरेशन दोनों ही होती है, इसीलिए बी लिम्फोसाइट्स के अंदर बी आता है। बी का मतलब है बोन मैरो। लेकिन टी लिम्फोसाइट्स की जब हम बात करते हैं तो उनकी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में, लेकिन जो मैचुरेशन होती है टी लिम्फोसाइट्स की वो किसके अंदर होती है, वो थाइमस के अंदर होती है, इसीलिए उसका नाम क्या है, टी लिम्फोसाइट्स। तो प्राइमरी का मतलब आपको पता चल गया, इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन और मैचुरेशन हो रहा है लिम्फोसाइट्स का। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स ये होते हैं, प्रोवाइड साइट ऑफ इंटरेक्शन। अब किस किस का इंटरेक्शन कराती है? एंटीबॉडीज़ का। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ऐसे ऑर्गन्स जो लिम्फोसाइट्स को और बाहर से आने वाले पैथोजेंस को, यानी कि जो एंटीजेंस हैं, उनको इंटरेक्शन करने की साइट प्रोवाइड करवाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी लिम्फोसाइट्स। दे प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड एंटीजन। लिम्फोसाइट्स की जगह आप एंटीबॉडीज़ भी लिख सकते हैं। तो जब लिम्फोसाइट्स को पता चलेगा कि बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है तो वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर देगा। इसके एग्जांपल में आप टॉन्सिल्स ले सकते हैं, पियर्स पैचेस ले सकते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, फिर आप ले सकते हो लिम्फ नोड्स। साथ में इसका स्प्लीन भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। और जो थाइमस होता है वो बर्थ के समय पे काफ़ी बड़ा होता है और इसका साइज धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है जब हमारी डेवलपमेंट चलती होती है और हम जब अडल्ट हो जाते हैं। तो थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जो बर्थ के समय में काफ़ी लार्ज होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका साइज जो है वो रिड्यूस होता जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे जो कि है मार्ट।
म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू 50%। जो म्यूकोसा है वो एक बहुत ही अच्छे बैरियर की तरह हेल्प करेगा ये बाहर से आने वाले पैथोजेंस को ट्रैप करने के लिए। तो हमारी बॉडी में अगर बात की जाए तो जो 50% जो एरिया है, या हम बोल सकते हैं जो 50% बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, तो उसमें क्या प्रेजेंट है? म्यूकस प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरीके से इन सब में क्या है? म्यूकस की कोटिंग प्रेजेंट होती है, जो कि किसकी तरह एक्ट करती है? बैरियर की तरह एक्ट करती है, और वो पैथोजेंस को ट्रैप करने में हेल्प करती है। चलिए, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विच इज़ ड्रग्स। तो ड्रग्स की यहाँ पर कुछ कैटेगरीज आपको ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहली जो है क्लास वो है ऑफॉइड्स। उनका जो सोर्स प्लांट है वो क्या है? पेपेवेरा सोमनीफेरम। और इस प्लांट के कौन से पार्ट से हम ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं? तो वो है लेटेक्स। अब ये जो यहाँ पे मॉर्फिन और हेरोइन है, इसका जो इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पर वो कौन से पार्ट पर पड़ेगा? तो वो है हमारा ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि जो इनके रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। अब इन ड्रग्स को लेने से हमारी बॉडी पर क्या क्या असर हो रहा है, क्या क्या नुकसान हो सकता है इसका। अब अगर मॉर्फिन को इंटेक किया जाता है तो इसको हम इंजेक्शन से ले सकते हैं, तो ये सेडेटिव होता है और पेन किलर की तरह होता है। लेकिन अगर हमने इसके डोसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया तो इसका डायरेक्ट असर हमारे ब्रेन पर पड़ सकता है। तो जो ये मॉर्फिन है इसको बहुत ही कम ही अमाउंट में यूज़ किया जाता है, ताकि सिर्फ ये एक पेन किलर की तरह काम करे। क्योंकि ये 1 मार्क में आपसे मॉर्फिन का फंक्शन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सेकेंड है हेरोइन। हेरोइन किस तरीके से कार्य करता है? ये डिप्रेसेंट होता है और स्लो होता है। तो ये हमारी बॉडी फंक्शन को क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है। तो जो हेरोइन और मॉर्फिन है कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये आपके ऑफॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेरोइन को किस तरीके से ऑब्टेन किया जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पोपी प्लांट यानी कि पेपेवेरा सोमनीफेरम प्लांट से कौन सी प्रोसेस से ले सकते हो आप इसको? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। फिर जो सेकेंड कैटेगरी है ड्रग्स की वो है कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स को ऑब्टेन करने के लिए कौन सा सोर्स है प्लांट का? तो वो है आपका कैनाबिस सटाइवा। तो कैनाबिस सटाइवा के अलग अलग पार्ट का यूज़ कर सकते हैं हम अलग अलग ड्रग्स को बनाने के लिए। जैसे कि हमने फ्लावर टॉप ले लिया, लीव्स ले ली, ठीक है, रेजिन्स ले लिए, और इन सब के बेसिस पर हम अलग अलग तरीके के ड्रग्स को बना सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आता है आपका? चरस, गांजा, हशीश एंड मार्जुआना। और ये सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो ये कैनाबिनॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ये अलग अलग क्यों है जबकि ये प्लांट से ही फॉर्म हो रहे हैं? क्योंकि आप कंपोजिशन अलग अलग ले रहे हो। तो ये हमारी बॉडी पर कौन से पार्ट पर असर करेगी? तो ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर असर करता है। तो हमारे हार्ट रेट को बढ़ा सकती है, ठीक है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा सकता है। अगर हम ये लेंगे तो जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको इंजेक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं और इसको ओरली भी ले सकते हैं। यहाँ पे कोकेन्स के बारे में बात हो रही है, जिसको कोका एल्कोलॉइड्स भी कहा जाता है। तो इसको ऑब्टेन किया जाता है इथ्रोजाइलम कोका। तो अगर इस ड्रग को अगर हम लेते हैं मॉडरेट अमाउंट में तो उससे यूफोरिया और एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन ये जो ड्रग है ये हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्शन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर देता है। तो एक तरीके से डेंजरस है ये किसके लिए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। तो अगर हम इसको इथ्रोजाइलम कोका से अगर हम इसको ऑब्टेन करें तो इससे क्या होगा? ये मॉडरेट अमाउंट में अगर हम लेंगे इसको तो इससे क्या होगा? हमारी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में कोकेन लेते हैं तो उससे आपको हेल्यूसिनेशन होता है। ये जो हेल्यूसिनेशन है ये कौन सी बीमारी है? इसमें आपको भ्रम होने लगता है, मतलब 2 के 4 दिखने लगते हैं। यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दे रखा है LSD, जिसको बोला जाता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथैलामाइड्स, ठीक है, और दूसरा है आपका बार्बिटूरेट्स। ये ऐसे ड्रग्स है जब किसी भी पेशेंट को मेंटल इलनेस होती है, रिसेंटली किसी का भी ऑपरेशन वगैरह हुआ हो तो उसकी मेंटल इलनेस को करने के लिए ये ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो ड्रग्स है ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में दिए जाते हैं, क्योंकि अगर इन ड्रग्स का ओवरडोज हो जाएगा तो वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगा और वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पर अटैक करेगा, जो कि फैटल भी हो सकता है।